नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। निश्चय ही आज की ही बात जो चल रही है कुछ दिनों से, जेनजी, मोदी, शाह, संसद और इलेक्शन जो अभी रिजल्ट आया है उसके बारे में आपसे बात करेंगे मेरे दोस्त। लेकिन मेरा सबसे प्रमुख विषय होता है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। अब नरेंद्र मोदी इस्तीफा कैसे देंगे, कब देंगे, और अब तो बात इस पर आ गई है कि इस्तीफा देने का क्या लेंगे। चलिए इस पर बात करते हैं जेनजी से। नरेंद्र मोदी ने जेनजी को बरगलाने के लिए, युवा पीढ़ी को बरगलाने के लिए 4-5 वीडियो डाला जिसमें झूठ के अलावा उन्होंने कुछ बोला नहीं। जो बोलना चाहिए वो नहीं बोला, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोला। लेकिन फिर भी इतना तो पता चल गया कि नरेंद्र मोदी, गुजरात लॉबी, अमित शाह अंदर से हिल चुके हैं और पता चल चुका है कि अब भागने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। जेनजी से पंगा लेना नरेंद्र मोदी सरकार यानी गुजरात लॉबी को महंगा पड़ा है और अब इसकी कीमत, जेनजी से पंगा लेने की कीमत, युवा पीढ़ी से पंगा लेने की कीमत उन्हें अपनी सरकार गिराने और यहां से निकल लेने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। अब यह तय हो चुका है। अब इसमें कितना खेल और किस तरह से कब तक बचा जा सकता है इस कोशिश में लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी। मेरे दोस्त, आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने माफी देने की बात की बच्चों को। मामला था गाली गलौज का। थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। जो नरेंद्र मोदी इस मामले में माफी मांगने के काबिल नहीं है, वो नरेंद्र मोदी माफी देने का दावा करते, भले ही एक बच्चे को हो। लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी को भी, किसी से भी, इस देश के किसी से भी, किसी भी नागरिक से, इवन नरेंद्र मोदी अपने माता पिता से, इस देश की सारी पीढ़ियों से, किसानों से, जवानों से, मजदूरों से और अब जेनजी से भी, किसी से भी नरेंद्र मोदी माफी मांगने के काबिल नहीं है। अब अगर एक एक बात और एक एक घटना को गिनाकर किसके साथ कौन सा जुर्म किया है यह बात करें तो बहुत लंबा होगा वीडियो। बात छोटे में करते हैं तो मांगने के काबिल नहीं मोदी, माफी देने की बात करते हैं। अब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। आप खुलकर इस बात पर हंस सकते हैं, या देश हंस रहा है और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग, अपने लोग सब हंस रहे हैं अंदर अंदर कि नरेंद्र मोदी इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकते हैं। खैर, नरेंद्र मोदी इससे भी बड़ा मजाक करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरे दोस्त, मुद्दा आज संसद से लेकर सड़क तक पेपर चोर, चंदा चोर, वोट चोर, पेट्रोल चोर, बहुत कुछ चल रहा है। और किसी भी मामले में नरेंद्र मोदी इस जवाब देने की सिचुएशन में, पोजीशन में, या जवाब देने की हैसियत में, या जवाब देने की शक्ति उनमें नहीं बची है। इस देश का सामना, इस देश के जेनजी का, इस देश के सांसदों का, इस देश की सभा का यानी संसद का सामना करने के काबिल नरेंद्र मोदी नहीं रहे। और सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, पूरी गुजरात लॉबी, बाकी जो है वो अपने बेचारे टूटे फूटे तरीके से लड़ रहे हैं, अपने आका को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बचा नहीं पाएंगे। ये वो भी जानते हैं, क्योंकि जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का पाप सर चलकर बोल रहा है। अब आते हैं मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी के उस प्रवचन पर, टेलीप्रॉम्प्टर प्रवचन पर, जो टेलीप्रॉम्प्टर देख करके उन्होंने प्रवचन दिया, बोला। वो नरेंद्र मोदी जो गालियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, गालियों का राष्ट्रीयकरण किया। मैं नहीं समझता कि गाली को इतनी इज्जत किसी ने दिलाई होगी अब तक के राजनीतिक इतिहास में। डिप्लोमेटिकली लोग एक दूसरे से खफा रहते हैं, नाराज रहते हैं, गालियां भी देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, लेकिन पीछे देते हैं, सामने नहीं देते।
लेकिन नरेंद्र मोदी ने गाली का राष्ट्रीयकरण करवाया। दो ही चीज, नरेंद्र मोदी ने सब कुछ प्राइवेटाइजेशन, सब कुछ का प्राइवेटाइजेशन किया। संसद भी कब प्राइवेटाइजेशन, संसद का भी कब प्राइवेटाइजेशन हो जाए, सरकार कब प्राइवेट हाथों में चली जाए, कहा नहीं जा सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने दो चीजों का नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया, एक गाली का और दूसरा भ्रष्टाचार का। और दोनों का पेटेंट नरेंद्र मोदी खुद अपने नाम करवा लिया। यानी भ्रष्टाचार सिर्फ नरेंद्र मोदी खुद कर सकते हैं या उनके भाई बंद, उनके अपने, और वही कर रहे हैं। उनका अपना डीएनए, और वही कर भी रहे हैं मेरे दोस्त। तो दो काम अगर नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाए, कोई पूछे कि नरेंद्र मोदी ने कौन सा काम किया है जिस पर आप कह सकते हैं कि हाँ उन्होंने किया है, तो यही दो काम है। नफरत, गाली गलौज, घृणा का राष्ट्रीयकरण किया और खुद पेटेंट करवाया अपने नाम। मेरे दोस्त, जितने भी गालीबाज हैं उनको नरेंद्र मोदी खुद फॉलो करते हैं और वो नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। नरेंद्र मोदी खुद इतनी गालियां दे चुके हैं और इतनी गंदी गंदी गालियां दे चुके। उस बच्चे को, कुछ बच्चों को आपने जंतर मंतर पर सुना होगा गाली देते हुए। उन गालियों से बड़ी और खतरनाक गाली नरेंद्र मोदी खुद देते हैं सार्वजनिक रूप से, और जिस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते, बात भी नहीं करना चाहते। उनके अपने ट्रोलर, उनकी अपनी टीम, उनके अपने लोग इस तरह से गाली का इस्तेमाल करते हैं जैसे कहा नहीं जा सकता। फिर भी थोड़ा सा हट करके एक बात आपने देखा कि जेनजी से पंगा लेने का परिणाम क्या हुआ। प्रशांत किशोर के सामने भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हार गया। वैसे भी उनको कौन अध्यक्ष मानता है, काट के उल्लू हैं। बात तो सच यही है, नरेंद्र मोदी के सिवा वहां, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सिवा वहां कोई है नहीं, लेकिन फिर भी काट के उल्लू ही सही। लेकिन यह तो कहा ही जा सकता है ना कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हार गया प्रशांत किशोर के सामने। और उधर बेतिया में भी शायद मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत गई। अब इस जीत पर थोड़ी दो लाइन मेरी तरफ से, मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो रिसर्च है वो कहता है, मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी चाहते तो ये भी जीत लेते। जिस तरह से उन्होंने हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश उस समय, फिर उसके बाद गुजरात, फिर वेस्ट बंगाल, ये सारे चुनाव जिस तरह से नरेंद्र मोदी जीतते आए हैं चोरी के बल पे, उस चोरी से ये दोनों तीनों चुनाव जीत भी सकते थे। लेकिन इन तीनों चुनाव में नरेंद्र मोदी ने अपना चोरी वाला हाथ नहीं लगाया। अब यहां मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि अगर फेयर इलेक्शन हो तो रिजल्ट यही आएंगे। नरेंद्र मोदी को शायद भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को दो अंकों में भी सीटें नहीं आएंगी। 2 से 99 के बीच कोई भी अंक, इतनी ही सीटें आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आएंगी पूरे भारत में। सच यही है, उनकी औकात, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी ने यही औकात छोड़ी है और यही सच्चाई है। और यह सच मध्य प्रदेश की एक सीट और प्रशांत किशोर जहां से जीते, बेतिया की, अगर इन दोनों सीटों का अध्ययन जो मैंने किया और जो मैंने एनालिसिस किया, उसका मतलब यह होता है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। इससे भी साबित होता है कि इसके पहले जितने इलेक्शन हुए हैं नरेंद्र मोदी ने चोरी से जीते हैं, धांधली से जीते हैं, गुंडागर्दी और डकैती से जीते हैं। यह सच है। अब ये इन 2 सीटों पर चोरी, डकैती, धांधली कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है, इससे सरकार बनानी और बिगाड़नी तो है नहीं। तो फिर कम से कम मैसेज तो जाने दें कि ये हार भी सकते हैं, और इसी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे जब दूसरी जगह चोरी करके फिर से दूसरे प्रदेशों को जीतेंगे। तब अभी जो मैंडेट आया है बेतिया से और बांकीपुरा या ऐसे कुछ है, अगर जो रिजल्ट आया है, अगर उसके बारे में कहा जाए तो यह है कि यह फ्री एंड फेयर इलेक्शन का रिजल्ट है। नरेंद्र मोदी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही राय पूरा देश, पूरा भारत रखता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ये दोनों सीट भी जीत सकते थे अगर अपना हथकंडा अपनाते तो। और ये मत समझिए कि आगे के चुनाव में फ्री एंड फेयर नरेंद्र मोदी इलेक्शन होने देंगे, भूल जाइए। चोरी डकैती से फिर से नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे दूसरे और इलेक्शंस भारत में जहां भी होंगे।
तो इस चुनाव से और इस रिजल्ट से बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है विपक्ष को, और यह ना खुशी मनाए, यह ना सोचे कि आगे जो भी इलेक्शन होगा उसके रिजल्ट इस तरह आएंगे। अब आप समझ गए होंगे मेरे दोस्त, कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी ने सीटें छोड़ दी कि जाने दो, इस पे चोरी डकैती नहीं किया, धांधली नहीं की, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल नहीं किया या अपना हथकंडा नहीं अपनाया, तो जीत गए। अब जीत गए इसलिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया, नरेंद्र मोदी के हथकंडे के बगैर यह इलेक्शन हुआ, इसके लिए जीत गए। और यही रिजल्ट पूरे भारत का है। यह एक प्रमाण है नरेंद्र मोदी को कितनी, नरेंद्र मोदी से लोग, भारत के लोग कितनी नफरत करते हैं। खैर, यह कायम नहीं रहने देंगे नरेंद्र मोदी। बात फिर से अगर करें तो बेतिया में, बेतिया नहीं, बांकीपुरा में प्रशांत किशोर जीते, वो एक रिजल्ट है, लेकिन हारा कौन? कुत्ता बिल्ली। मैं ये नहीं कह रहा, ये तो बीजेपी वाले कहते हैं कि वहां कुत्ता बिल्ली भी खड़ा कर देते तो भी जीत जाता। तो कुत्ता बिल्ली खड़ा कर दिए और हार गया। यानी वहां प्रशांत किशोर की जीत हुई, लेकिन हार कुत्ता बिल्ली की हुई है। यह भारतीय जनता पार्टी की भाषा में कहा जा सकता है। अब आते हैं फिर से घुमा करके नरेंद्र मोदी की गाली पर। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने कभी इस बात पर एक बार भी कोई बयान नहीं दिया जब रमेश विधुर, क्या कहते हैं, विधवा, वो मतलब ठेठ भाषा में कहें तो विधवा माने रंडवा, रमेश विधुरी ने जेनजी को पंचर लगाने वाला बताया। उनको बोला ये ये छात्र नहीं है, ये जेनजी नहीं है, ये पंचर लगाने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि कंगना रणक, मतलब कंगना ऐसे कुछ है, रणक जो भी है, उन्होंने कहा जेनजी को गटर जनरेशन। नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा, शाबाशी भी नहीं दी, माफी भी नहीं मांगी। धर्मेंद्र प्रधान, जिसका स्वागत एक महाराजा की तरह संसद में इनके तालीबाज लोग, गालीबाज लोग, ताली बजाने वाले लोग, ताली बजाने वाले लोग ही ज्यादा गाली देते हैं, आपको पता होगा। मतलब जो आपको पता ही होगा कि बाहर जब निकलते हैं, आप समाज में निकलते हैं या कहीं आ जाते हैं तो बात कम, गालियां ज्यादा देते हैं। और वो कौन होते हैं जानते हैं? वही जनखे यार, जिनको हिजड़ा कहा जाता है, वही ताली बजाने वाले लोग। तो ताली बजाने वाले लोग गालीबाज होते हैं, वो गाली देते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान ने दहशतगर्द कहा, जिनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा देने के बाद राजा महाराजा की तरह किया, जैसे वो विश्व विजय करके भारत को विश्व गुरु बना करके ही आ गए हैं, इस तरह से उनका स्वागत किया गया। मतलब मेंटालिटी समझिए, इनकी सोच समझिए, इनकी सोच क्या है। यानी ये जेनजी विरोधी हैं। खैर, जेनजी को छोड़ दीजिए यार, ये जेनजी अल्फा विरोधी हैं, ये जेन अल्फा विरोधी हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों के विरोधी हैं, ये उनके माँ बाप के विरोधी हैं, ये मजदूरों के विरोधी हैं, किसानों के विरोधी, ये विरोधी ही हैं। कुछ लोग हैं, अतृप्त आत्माएं हैं, जो दूसरों को सताने में ही अपने आप को तृप्त पाते हैं। एक टीबी मोहनदास, वैसे भी उनको देखने से टीबी हुआ ही लगता है, टीबी मोहनदास कोई है, पता नहीं, आरएसएस के कोई कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि इनको तो गोली मार देना चाहिए, मैंने जेनजी को तो गोली मार देना चाहिए, मार दो भाई। और लड़कियों को कहा कि ये रेप पसंद है। मोदी जी ने सांस नहीं लिया कहीं से भी, ना तो ऐसे गालीबाजों से ये पूछा, ना उनसे माफी मांगी, ना उनको माफ किया। यानी उनको गाली का परमिशन। इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी लाइफ में, अपनी राजनीतिक लाइफ में जब संसद में पहुंचे, संविधान का साष्टांग दंडवत करते हुए, उसके बाद से नरेंद्र मोदी ने ये दो काम प्रमुखता से किया, भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण और गाली का राष्ट्रीयकरण। गालीबाजी में तो सबसे टॉप पे अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी खुद है, उनके फॉलोअर्स हैं। गाली को ही तो नरेंद्र मोदी ने हथियार बनाया, लोगों को गाली देकर के डेमोरलाइज करना, और लोग जगह अगर जवाब दें तो उसका इस्तेमाल करके, क्या बोलते हैं, रुदाली करके वोट मांगना। दो मुंहे सांप की तरह, इधर भी उधर भी। अब छोड़िए, कहने का मतलब
कोई योगेंद्र चंडालिया करके हैं, चंडालिया कुछ और नाम, ऐसे ही कुछ नाम है, उन्होंने जेन जी को भेड़िया कहा। मेरे दोस्त अब सोच के देखिए कि कौन सी गाली बच रही है, जो बच्चे वहां तो बड़ा संभाल के गाली दे रहे थे। वैसे मैं बताऊंगा नरेंद्र मोदी जी कैसे गाली क्या होती है और गाली कैसे लोग देते हैं, और उसका मजा कितना आप ले सकते हो, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। तो योगेंद्र चंडालिया एक मदन रछोड़ या क्या पता नहीं क्या है, मदन करके, उन्होंने जेन जी को भाड़े का टट्टू कहा। चलिए अच्छी बात है मेरे दोस्त। अब अगर नरेंद्र मोदी का हिसाब नरेंद्र मोदी से भी पूछा जाए, चलिए अब इन सब पर नरेंद्र मोदी ने तालियां बजाई। आपको पता ही होगा कि वो रमेश बिधूर साहब तो संसद में ही गाली शुरू कर दिए थे, और दूसरे राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी हैं, हमारे जैसे लोग हैं। नरेंद्र मोदी का ऐसे लोगों का भी टाइमलाइन पे देखना चाहिए जाकर के कि इनके लोग, इनके भाई बंद, इनका डीएनए जो है वो कितनी गालियां देता है और कैसी कैसी गालियां देता है, और वो सुनकर सह करके भी हमारे जैसे लोग समाज में नरेंद्र मोदी के सामने ताल ठोक कर खड़े हैं और लड़ रहे हैं। ये क्या कम है? लेकिन नरेंद्र मोदी को उनसे ना माफी मंगवाते हैं ना उनको माफी देते हैं, ये अलग बात है। मोदी खुद, अगर मोदी के हिसाब को कहा जाए तो नरेंद्र मोदी ने एक महिला को कांग्रेस की विधवा कहा। अब इसका मतलब समझिए आप मेरे दोस्त, एक महिला किसी की विधवा हो सकती है, किसी समूह की नहीं। और इससे बड़ी गाली फिर क्या होगी कि नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ा कि मुझे गाली लोग दे रहे थे। अब इससे बड़ी गाली कौन होगी, क्या होगी? अब इसका भावार्थ समझिए मेरे दोस्त। दीदी ओ दीदी कह करके मजाक उड़ाना, किसी महिला को जर्सी गाय कहना, इससे बड़ी गाली क्या होगी? और फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नरेंद्र मोदी जी के लिए, और ये देश को भी समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, हमको तो छोड़िए हमारी मां तक को गाली दे दी। नरेंद्र मोदी जी एक बात बताइए, जर्सी गाय कह करके आपने क्या अपनी मां को गाली नहीं दी? बात को समझिए मेरे दोस्त। भारत में गाय को मां कहा जाता है। नरेंद्र मोदी भी गाय को मां ही मानते होंगे, मैं नहीं मानता, मेरी बात अलग है, मुझे छोड़ दीजिए। गाय को जो मानते हैं उनकी बात करते हैं। मोदी जी मानते हैं। अगर मोदी जी गाय को माता मानते हैं और उसे जर्सी कहते हैं तो क्या यह गाली नहीं है? अगर गाय मोदी की मां है, मोदी मानते हैं कि वो उनकी मां है, तो अगर उसे जर्सी कहते हैं तो क्या यह गाली नहीं है? अब अगर ये किसी और को भी कहे तो भी गाली है। कितनी खतरनाक और कितनी गंदी गाली है ये, इससे बड़ा कोई गाली नहीं हो सकता मोदी जी जो आपको कोई दे सके। और इससे बड़ी गाली का इस्तेमाल आपके पार्टी में भी, आपके ट्रोलर भी इतनी बड़ी गाली नहीं देते। इतनी इसका भावार्थ जो है उसको आप समझिए। और इसका पेटेंट आपने करवा रखा है अपने नाम, और आप गाली का रोना रोते हैं। मोदी जी, एक बच्चे को जब आप हाईब्रिड बछड़ा कहते हैं, इसका अर्थ आप समझते हैं? मोदी जी, ये बात, क्षमा कीजिएगा, ये बात अगर कोई कहे तो आपको कह सकता है, मैं ये जवाब के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप कहते हैं कि आप बायोलॉजिकल नहीं है। अगर बायोलॉजिकल नहीं है तो हाइब्रिड है, ये आप अपने आप के लिए कह सकते हैं। किसी और के लिए कहेंगे तो एक गाली है। नॉन बायोलॉजिकल को आप हाइब्रिड कह सकते हैं, लेकिन किसी बायोलॉजिकल को यह बात कहना, अब आप समझ गए होंगे और यह देश भी समझ गया होगा। इससे बड़ी कोई गाली हो सकती है? मैं नहीं समझता। यह आपके लिए बहुत, ना तो इस पर आपने माफी मांगी है और ना ही आपसे किसी ने माफी मांगा। वैसे भी लोग, ये देश समझ चुका है कि आप इतने नीचे गिरे हुए इंसान हैं कि आपसे माफी मांगना, माफी की बात करना, सभ्यता की बात करना और सार्थकता की बात करना, ये लोग भूल चुके हैं। ये जानते हैं कि आप में वो है ही नहीं, वो बात ही नहीं है। आपने एक महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तक कहा। खैर, ये सब
ओवरऑल बात यह है कि आपने गाली का पेटेंट करा रखा है अपने नाम से। भ्रष्टाचार का पेटेंट जिस तरह से आपने कराया, भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया, उसी तरह से गाली का राष्ट्रीयकरण आपने करवाया है अपने नाम से। फिर आप दूसरे से इस बारे में बात नहीं कर सकते, करते हैं तो ये एक मजाक से बढ़कर कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ सच बातें जो हैं जिसे आप शायद नहीं समझते। नरेंद्र मोदी जी लोगों के टाइमलाइन पे जाकर के उनके कमेंट बॉक्स में आपके ट्रोलर जितनी गंदी गालियां लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लोग और या दूसरे लोग गालियां देना नहीं जानते। एक बात और, अगर इनडायरेक्टली अगर आपको कहें कि मोदी जी एक दिन भेष बदल करके, वैसे भी आप भेष बदल करके समाज में जाइए और समाज में जाकर देखिए कि लोग आपको कौन कौन सी गाली और कितने गंदे तरीके से देते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी इज्जत कितनी है समाज में। लोग क्या क्या बोलते हैं आपके बारे में, क्या कहते हैं। अब आप समझो, जिन पर गोलियां बरसी होंगी, जिन पर डंडे बरसे होंगे, आपने किसी के मुंह से सुना कुछ गालियां, लेकिन वो कौन सी गाली दिया होगा, और अगर मुंह से नहीं दिया होगा तो मन से कौन कौन सी गाली उसके मन में चलता होगा, आपके लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, गालियों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, मैं नहीं देता, आप देते होंगे, और आप पेटेंट करा रखे हैं उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल के लिए, इसके लिए आप इसको इश्यू बनाते हैं। मैं समझता हूं कि कोई ऐसा नहीं होगा दुनिया में जो गाली नहीं देता होगा, गुस्सा आने पर, कुछ आक्रोश होने पर, कुछ बात होने पर। और कम से कम जहां इस तरह का उसके साथ व्यवहार हो जो आपने जंतर मंतर पे किया, गोलियां, डंडे, पैलेट गन, ये वो बरसाए, फिर उनके पेरेंट्स ने क्या किया, कहा होगा, क्या गालियां दी होंगी, उनके वो खुद कौन कौन सी गालियां दी होंगे, जिनको जो ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जो आपके कानों तक नहीं पहुंचा है। नरेंद्र मोदी जी, मैंने कहा ना कि बेस बदल कर जाइए समाज में, और आप दूसरे पार्टियों के, मतलब आम आदमी के बीच में मत जाइए, आप अपनी पार्टी के बीच में जाइए, अपनी पार्टी के बीच में जाइए, आरएसएस के बीच में जाइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में जाइए। मैं आपके ही बीच का आदमी हूं। मैं तो आपको एक मुख्यमंत्री को ऐसी गाली देते सुना है कि बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता। तो आप खुद जाइए समाज में, अपने लोगों के बीच, जिनको आपने जर खरीद के रखा है, उनके बीच जाइए और अपने बारे में, आपके बारे में उनके क्या ख्याल हैं, क्या वो मानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, और क्या आपके बारे में कहते हैं, कौन कौन सी गाली देते हैं, कितने गंदे और भद्दे तरीके से। फिर आपको अंदाजा लगेगा कि सच में आप क्या कर रहे हैं और लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं।